बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सेनेट में जो चेयरमैन हैं उसके इलेक्शंस के हवाले से। आपको ये बताते चलें कि एक एक वोट इस वक्त चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए कीमती है। हुकूमती पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोशिशें कर रही है कि हर सूरत जो है कामयाबी मुमकिन बनाई जाए और चेयरमैन सेनेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हों। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं। न सिर्फ अपनी जो मुत्तहदा अपोजिशन है उसकी तमाम पार्टियां इत्तेहादी हैं उनके साथ मुशावरत की जा रही है, बल्कि उसके साथ साथ हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियां जो हैं उनसे भी मुशावरत की जा रही है, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, ऑफर्स दी जा रही हैं। नाज़रीन, यहाँ अगर हम पार्टी पोजीशन या अगर काउंटिंग की बात करें तो वाज़ेह तौर पे इस वक्त 53 सीटें अपोजिशन के पास हैं और हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं उनकी सिर्फ 47 सीटें बनती हैं। इस तरह एक एक वोट इस वक्त कीमती है। लेकिन एक बात जो इस वक्त गर्दिश भी कर रही है, मुख्तलिफ मीडिया चैनल से भी इस बात को दिखाया गया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से ख़वातीन की नशिस्त पर मुंतखब होने वाली सेनेटर खालिदा अतीब साहिबा जो हैं वो इस वक्त इद्दत में मौजूद हैं। अब ये कैसे मुमकिन होगा कि वो सेनेट के चेयरमैन इलेक्शन में शिरकत कर सकें? इस हवाले से फतवा लेने की भी कोशिश की जा रही है ताकि वो शिरकत कर सकें और ये एक वोट जो है ये भी चेयरमैन सेनेट जो कि नामजद करदा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको जा सके। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश करें। तो इस हवाले से ये भी बात करना चाहेंगे कि आज सेनेट इलेक्शंस में कामयाब उम्मीदवार जो हैं उनकी भी जो फहरिस्त है वो जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिनके बारे में ये क़यास किया जा रहा था कि शायद ये नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए, उनका भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहरहाल हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद साहब, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से, जिसके हवाले से एक एक वोट कीमती है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो सेनेटर हैं जो हालिया सेनेट इलेक्शंस में ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर मुंतखब हुई हैं खालिदा अतीब साहिबा, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त इद्दत में हैं और उनके लिए शायद ये मुमकिन ना हो कि वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का इजलास जो है उसमें अपनी हाजिरी को यकीनी बना सकें। क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मेरे ख्याल में मेरी जाती राय मेरे ख्याल में हो जाएगी। अच्छा, और जाके ना वोट भी लेना, उसके बाद वोट भी कास्ट करना उनको, तो मेरे ख्याल में जाएगी। अच्छा, तो सर इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि फतवा भी लेने के लिए अप्लाई किया गया है और इंतज़ार किया जा रहा है कि अगर फतवा आ जाता है तो फिर जो है वो शिरकत करेंगी। साहिद भाई, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी, दोबारा मैं कह रहा हूँ सर, इस हवाले से फतवा लेने के लिए भी क्या अप्लाई किया गया है ताकि प्रॉपर फतवा लिया जा सके और उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस का जो इजलास है उसमें अपनी हाजिरी को यकीनी बना सकें? डॉक्टर साहब, मेरे इल्म में ये नहीं है कि फतवे वगैरह का मेरे इल्म में बिल्कुल भी नहीं जी। और यकीनन अगर चूंकि इद्दत में है और हो सकता है कि शायद उन्होंने फैसला किया हो फतवा लेने का भी जी, और इतना मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, मुझे साजिद अहमद साहब ये बताइएगा कि आज नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जो कामयाब उम्मीदवार हैं उन तमाम के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। सबसे बढ़ के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी बड़ी फतेह कहा है और ये कहा है कि ये तकरीबन ऐसे ही है जैसे चेयरमैन सेनेट की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हो। क्या कहेंगे सर आप? हेलो जी सर, मैं कह रहा हूँ आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो कामयाब उम्मीदवार थे सेनेट इलेक्शंस में और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया। इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी बड़ी फतह कह रही है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है और वहाँ भी तमाम रिटायर्ड जजेस बैठे हुए हैं जिन्होंने फैसला किया है और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पटिशन लगाई थी कि इनका नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया कि उनका कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेरे ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बेहतर समझा होगा
क्योंकि वो मुकदमात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वहाँ चल भी रहा है मैटर कुछ। तो बिल्कुल ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया है कि वो जीत गए हैं। अब मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अब अगला जो मार्का है वो है सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन का। जी जी। और जब नोटिफिकेशन हो गया मेरे ख्याल में तो अब वो सेनेट के चेयरमैन के लिए भी खड़े होंगे और मेरे ख्याल में अब नोटिफिकेशन निकलने के बाद तो वापस नहीं हो सकता। ये फैसला कम से कम हो गया है। ये एक चीज अभाम दूर हो गया है कि एक अभाम ये था कि हो सकता है कि शायद गिलानी साहब का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए। जिस तरह से मीडिया हम देख रहे थे, पीटीआई के जो लोगों की डिबेट हम सुन रहे थे और जो टॉक शोज में आ रहा था, जो आर्टिकल दो चार पढ़े, लेकिन बहरहाल ये कहानी एक तरफ हो चुकी है कि गिलानी साहब जीत चुके हैं और यकीनन अब वो सेनेट के चेयरमैन के लिए मुकाबला करेंगे। तो अपोजिशन का और हुकूमती जमातों का मुकाबला उनके साथ है। सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि वो हुकूमती उम्मीदवार को वोट देंगे या अब भी, क्योंकि सर देखें ये जो सेनेट इलेक्शंस का वोट देना है इसका ताल्लुक हुकूमत के इत्तेहादी होने या ना होने से नहीं है सर, ये तो पार्टी की अपनी राय भी हो सकती है ना कोई, यानी आप डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, लेकिन हम भी ये सोचते हैं कि जो माजी के अंदर हमने दोनों जमातों का आजमाया, दोनों जमातें हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इन दोनों जमातों ने मुस्लिम लीग नून हो ख्वाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, एमकेएम को कॉर्नर करने में इन्होंने कोई कसर कभी नहीं छोड़ी है। जब एमकेएम के खिलाफ कोई भी मार्च कहीं से भी खुला उसको सपोर्ट किया इन्होंने। पसे पर्दा इनकी कोशिश ये रही हमेशा कि इनको दबाया जाए, इनको मारा जाए, इनके खिलाफ ऑपरेशन किए जाएं, ये सर न उठा पाए। ये दोनों जमातों की कोशिश रही है और दोनों जमातों ने बहुत शादियाने भी बजाए हैं कि जब एमकेएम के लोगों को मारा जाता था और गिरफ्तार होते थे। दोनों हुकूमतों में हमारे साथ बड़ी ज्यादती, दोनों की हुकूमतों में एमकेएम पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती। तो एक चीज ये भी हम सोच रहे हैं, कम से कम इस दौर में हम खड़े हुए और एमकेएम पाकिस्तान जो मसाइल का शिकार थी उससे हम निकले, वो इसी दौर में निकले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में निकले। हम इस चीज को भी देख रहे हैं और इसको भी सोच रहे हैं और इन दोनों जमातों को हम आजमा चुके हैं और इन दोनों जमातों ने कराची पर बहुत जुल्म किया है। एमकेएम तो चले थोड़ी देर के लिए साइड पर रख दें, लेकिन कराची के लिए भी कोई खातिर ख्वाह बड़े काम ये नहीं कर सके। अगर ये कहें थोड़ी देर के लिए आप ये कहें कि पीटीआई ने क्या 2.5 साल में, तो पीटीआई को 2.5 साल हुआ है, लेकिन इन्होंने मुस्तकिल इनकी हुकूमतें रही हैं सिंध के अंदर। आज भी 13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, आप देख लें उनका तर्ज अमल, सियासत देख लें कि लोगों का माशी कत्लेआम, कराची के लोगों का डेवलपमेंट ना कराना, जॉबें ना देना, कहीं और से लाके लोगों को भर्ती कर देना यहाँ पर कराची से में लाकर, और मुकामी लोग मेरे ख्याल में उनके लिए फूड पांडा बेचें, वो जाएं वो जॉब करें या गुटके पान की दुकानों में बैठें, लेकिन गैर मुकामी लोगों को यहाँ भर्ती देने में जो मेरिट का कत्लेआम किया है जाली डोमिसाइल के जरिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। मेरे ख्याल में उनको भी ये सोचना चाहिए जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है, जो जुल्म ज्यादती की, ये ज्यादती यकीनन ये सोच ये हमारे जहनों में चीजें आती हैं, उभरती हैं कि माजी हमने इनके साथ गुजारा है और इनके साथ गुजारे हुए वक्त हमारे लिए बहुत सख्त यादें हैं, बहुत सख्त तजुर्बात हमारे साथ हुए हैं और मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुझे बताइएगा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अब प्रोफेसर अब्दुल गफूर हैदरी के नाम पे इत्तेफाक किया जा रहा है। सर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी इस फैसले से इत्तेफाक करती है? पीटीआई सियासी सारे खेल होते हैं और एक जीतना है, इलेक्शन है, तो सारे के सारे पत्ते यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरे ख्याल में पीटीआई ने भी सियासी पत्ता इस्तेमाल किया है, देखा एक ग्रुप का पत्ता खेला है, मैं समझता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, एज ए अजराए मजाक वो ये कह दिया था। तो इस तरह की बातें भी आ रही हैं। अच्छा, सियासत में सब कुछ पॉसिबल है, मुमकिन है और सब कुछ हो सकता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना के बढ़ते केसेस के हवाले से। आज जो है वो क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आया है, तो आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ और उसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि दफातर में 50% हाजिरी रखी जाएगी। तफरीह मकामात को शाम 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद के स्कूल्स जो हैं वो अगले हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए जाएंगे। नाजरीन, एक ऐसे मौके पे जब कि PSL जो है वो ऑलरेडी यानी उसको पोस्टपोन किया जा चुका है, और इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ने चंद रोज़ कबल ही कह दिया था कि अब पाकिस्तान को प्रिपेयर हो जाना चाहिए कोरोना की थर्ड वेव यानी तीसरी लहर के लिए। इसी तरह PSL जिस वक्त चल रहा था उस वक्त भी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से ये कहना था कि SOPs की ज़रूरत है। अगर इनको फॉलो नहीं किया गया प्रॉपर्ली और स्ट्रिक्टली तो शायद ये PSL मुकम्मल ना हो सके। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम बुलंद जी सर, कोरोना के केसेस में फिर से इजाफा हुआ है। एक जो लोग अब समझ रहे थे कि शायद मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ ना मिलाना, गले ना मिलना और तफरीही मकामात पर ना जाना, शायद इससे अब जान छूट जाएगी, लाइफ कुछ नॉर्मल पोजीशन में वापस आएगी। लेकिन सर अब आज के फैसलों से ऐसा लगता है कि कोरोना से अभी इतनी जल्दी हमारी जान छूटने नहीं वाली। क्या कहेंगे सर आप? बहुत शुक्रिया। बात सारी ये है कि ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि हमारी जो अब सूरत हाल ऐसी बन गई है कि हम SOPs को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और ना ही हुकूमत SOPs को फॉलो करा पा रही है, जिसकी वजह से लगता इस तरह है कि हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा, माशी तौर पे से भी और जानी तौर से भी और सेहत के हवाले से भी करना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर जगह पे कहीं भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है, और चूंकि ये बीमारी एक से दूसरे में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से ये मुंतकिल हो जाता है और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। होना ये चाहिए कि अगर हम सब मिल के इसको रोक लें, इसके फैलाव को रोक लें, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। और फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि वैक्सीन भी आ गई है, तो वैक्सीन लोग लगाना शुरू कर दें, जल्द से जल्द लगाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये इस पे हम काबू पा सकें। अदरवाइज हमारे साथ यही सिस्टम रहेगा, और अल्लाह ना करे, आज आपके तवज्जुह से मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कि तमाम ममालिक में ये कोरोना वायरस का खात्मा हो चुका होगा, सिर्फ 1-2 ममालिक रह जाएंगे जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल होगा, खुदा न खास्ता। जैसा कि पोलियो का हाल है कि हम जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो उसके जो है उसका जो सर्टिफिकेट, उसके पोलियो के वैक्सीन लगा के और उसका सर्टिफिकेट लेके हम दूसरे ममालिक जाते हैं। तो अल्लाह ना करे कि ये सूरत हाल हमारी बने कि हम जब दूसरे ममालिक में जाएं तो वैक्सीन का टीका लगा के जाएं, और इसके अलावा कभी ये पता चले कि जी ये तो वैक्सीन का सर्टिफिकेट जाली है, तो वहां उस मुल्क में उतर के भी हमें वैक्सीन लगाना पड़े अपने खर्चे पे। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, ताकि वैक्सीन से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन हो सकेगा, और फिर हम लगाने के बावजूद भी हम SOPs को फॉलो करें तो आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी हमारे मुल्क से उसका खात्मा हो सकेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वैक्सीन तो अभी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जा रही है, और अब 65 साल से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं उनको लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जा रहा है। सर, आम आवाम जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ज़िंदगी से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं होती, और हर आदमी जो है वो बीमारी से बचना चाहता है, ये सर आम लोगों की दस्तरस तक कब पहुंचेगी वैक्सीन के आम लोग भी अपनी हिफाजत के लिए वैक्सीन लगा सकें? देखिए, हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम किया है कि प्राइवेट इदारों को भी इजाज़त दे दी है कि वो अपने तवस्सुस से वो वैक्सीन खरीद सकते हैं, बाहर से मंगवा सकते हैं और लगा सकते हैं।
इसमें सिर्फ हमारा एतराज ये है कि आप इनकी जो प्राइसेस है उसको रेगुलेट कर ले और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी के तहत उसकी प्राइस फिक्स करें और फिर वो तमाम लोगों को उसी प्राइस पे लगाया जाए। ये ना हो कि कोई जो है वो 20,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है। जैसा कि आपने कहा कि लोग जान की खातिर और कुछ लोग बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं कि वैक्सीन आ गई है उसको जल्द से जल्द लगाया जाए, तो फिर वो कीमत को देखेंगे नहीं और फिर जो मिल रहा है वो लगा लेंगे, तो ये एक ज्यादती होगी लोगों के साथ। लेकिन ये एक अच्छा इक़दाम है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक तरीक़ाकार वज़ा किया है कि जो लोग लगवाना चाहते हैं प्राइवेटली वो बिल्कुल लगाएं और उसको प्राइवेट इदारे को इजाज़त दी गई है कि वो अपने तई वो वैक्सीन मंगा सकते हैं और उसको प्राइवेटली उसको लगा सकते हैं। अच्छा सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वैक्सीन हैं सर, कहा ये जा रहा है कि ये इनिशियली, क्योंकि अभी डाटा ही नहीं है किसी के पास, तो ये कहा जा रहा है कि 3 महीने तक की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बूस्टर डोज के साथ भी, सेकंड बूस्टर डोज के साथ 3 से 4 महीने की। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट वैक्सीन की डिफरेंट अपनी अफादियत होती है, उसकी ड्यूरेशन है। लेकिन ये जरूर है कि ये वैक्सीन अभी जो है वो इनिशियल स्टेज पे है और रिसर्च स्टेज पे है, तो इसमें बहुत सारी चीजें अभी होनी बाकी है। और जैसा कि जो हमारे यहाँ 5 लाख चाइना से डोनेशन आई साइनोफार्म वैक्सीन, उसमें ये कहा गया कि 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को नहीं लगाया जाएगा, तो उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को भी रोक दिया गया। लेकिन चूंकि वो दूसरे ममालिक में लगाया जा रहा है 60 साल से ज्यादा के उम्र को और तकरीबन 1.5-2 महीने से लगाया जा रहा है और उसमें कोई रिजल्ट ऐसा खराब नहीं आया, कोई साइड इफेक्ट खराब नहीं आया, तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हमारे यहाँ भी लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को और दूसरों को साइनोफार्म 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाया जा सकता है, तो वो फिर यहाँ पर भी लगाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वैक्सीन की जो अफादियत है, ये जो कहना कि 3 महीने तक चलता है, ये गलत है। हाँ, ये जरूर है कि जिसको कोविड हो गया है और उसको एक अच्छा खासा उसको कोविड ने परेशान किया, उसको खांसी हुई, उसका सैचुरेशन कम हुआ, उसको बुखार रहा, उसको ये देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि उसको जो उसकी एंटीबॉडीज है वो तकरीबन 3 महीने से 6 महीने तक रहती है। और जिनको बहुत हल्का फुल्का बुखार हुआ और कोविड पॉजिटिव भी आया लेकिन कुछ ज्यादा परेशानी नहीं हुई, कोई खांसी नहीं हुई, 1-2 दिन बुखार हुआ और फिर बिल्कुल वो सही रहे और वो अपनी आइसोलेशन खत्म करके बाहर आए। लेकिन उसमें ये जो है ये इन हालात में उनको सिर्फ कोई महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इस तरह से वो रहता है एंटीबॉडीज जो उस पर रहती है। लेकिन जो वैक्सीन लगाने के बाद तो ये तस्वुर किया जा रहा है, ये समझा जा रहा है और रिसर्च में ये बात आई है कि किसी के जो है वो बूस्टर लगाने के बाद 1 साल तो कम से कम उसकी ड्यूरेशन होगी। लेकिन हो सकता है कुछ वैक्सीन जो है वो कम ड्यूरेशन के लिए इफेक्टिव हो और उसमें ज्यादा वो ना हो, उसकी अफादियत जो है कुछ ज्यादा अरसे तक ना हो। तो ये अभी वक्त बताएगा कि कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है और कितने दिन के लिए, कितने महीने, कितने साल के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि अभी वैक्सीन को आए हुए या इसकी टेस्टिंग को 3-4 महीने से ज्यादा का अरसा हुआ भी नहीं है, इसलिए आगे का कुछ भी कहना मुश्किल होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही मैंने बात अभी कही है कि वैक्सीन जैसे कि ये बीमारी नहीं है, वैक्सीन भी जो है वो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, बहुत सारी चीजें अभी मालूम होनी है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि पहले साइनोफार्म हमारे यहाँ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी लगाया जा रहा था, लेकिन 2 दिन बाद मना कर दिया गया
क्योंकि उसके डाटा मौजूद नहीं था, तो मना कर दिया गया कि खुदा न खास्ता इसका कोई 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोई एडवर्स इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस या कोई साइड इफेक्ट्स ना हो जाए। लेकिन जब ये पता लग गया कि और दूसरे ममालिक में लगाया जा रहा है, 1.5-2 महीने से लगाया जा रहा है 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को, और उसमें कोई ऐसा उसका साइड इफेक्ट नहीं आया, तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ भी शुरू किया। तो इस तरह से हम सीख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और दूसरे ममालिक भी दूसरी जगह देख के कि जी पाकिस्तान में हो रहा है तो फला दूसरी जगह भी लगेगा। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि दुनिया आगे बढ़ती चली जाएगी। और बॉटम लाइन ये जरूर है कि मैं ये जरूर कहूँगा लोगों से, आपके तवज्जो से, कि वैक्सीन लगाना जरूरी है। चाहे वो कोई भी वैक्सीन हो, उसको लगाइए, आपको सेव करेगा, आपकी जिंदगी को सेव करेगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह फ्लू की वैक्सीन आती है, इन्फ्लुएंजा या फ्लू वैक्सीन हम लगाते हैं, फ्लू का वायरस जिस तरह म्यूटेट करता है, यानी अपनी हैयत को बदलता है, बिल्कुल उसी तरह कोविड जो है, कोरोना वायरस, वो भी अपनी हैयत बहुत तेजी से तब्दील करता है। यही वजह है कि अब नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, मजीद रेजिस्टेंट और मजीद डेडली स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। सर, क्या आप समझते हैं कि ये वैक्सीन उन स्ट्रेन्स के खिलाफ भी आपको एंटीबॉडी और मुदाफियत फराहम करेगी, या ये वैक्सीन अब हर 3-4 महीने के बाद न्यू स्ट्रेन्स की वैक्सीन आती रहेंगी? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आपकी बात से एग्री करता हूं कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस की जो वैक्सीन है वो हर साल नहीं आती है, सितंबर अक्टूबर में आती है, और जो पुरानी वाली वैक्सीन है वो बेकार हो जाती है। तो इसी तरह से कोविड के जो है ना वेरिएंट्स बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, और स्ट्रेन भी चेंज हो सकती है। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि ये जो वैक्सीन है ये हर साल आएगी, नए तरीके से, या 2 साल बाद आएगी या 6 महीने के बाद आ जाएगी। तो ये वक्त मेरे ख्याल में हमें बताएगा और ये सिखाएगा कि जी वैक्सीन कितनी इसकी अफादियत है, और एक वेरिएंट के लिए तो, एक स्ट्रेन के लिए तो ये वैक्सीन कारामद होगी, चाहे उसके कितने भी वेरिएंट्स हो। लेकिन अगर स्ट्रेन चेंज हो गया, वो पूरा का पूरा उसका जो बनावट ही चेंज हो गई वैक्सीन वायरस की, तो फिर ये वैक्सीन काम नहीं करेगा जो वैक्सीन अभी लग रहा है। लिहाजा उम्मीद एक तो ये करते हैं और दुआ ये करते हैं अल्लाह ताला से कि इसके मजीद स्ट्रेन ना आए, जिसके लिए एक अलग एक प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, और यही जो स्ट्रेन है इस पे काबू पाया जाए और ये वैक्सीन जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो लोगों के लिए। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं रहेगी? यानी वो शख्स जो वैक्सीन लगा लेता है, क्या वो बगैर मास्क के, बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के या बगैर एसओपी फॉलो किए हुए बेखतर अपनी जिंदगी गुजार सकता है, या वैक्सीन लगाने के बाद भी तमाम एहतियाती तदाबीर को इसी तरह जारी रखना है? ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये लोग ये समझते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद तो बात खत्म हो गई, अब तो हमें ना मास्क लगाना है, ना सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हाथ भी मिलाएं और गले भी मिले। खैर, लोग तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वैक्सीन लगाए बगैर ही हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ना कोई मास्क लगाता है। तो ये तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन तमाम लोगों के आपके तवज्जुह से बता दूं कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है और जो लोग वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, वैक्सीन लगाने के बाद उनको तमाम एसओपीज को वैसे ही फॉलो करना है जैसे कि बताया गया है। उसकी वजह यह है कि अगर ये वैक्सीन जो आपको लगा है, खुदा न खास्ता वो स्ट्रेन या कोई और ऐसी चीज आपको वो पकड़ सकती है, तो आप अभी ये नया वायरस है, हमने अभी बहुत कुछ इससे सीखना है, तो हमें एसओपीज को फॉलो करना है, अपनी जान की हिफाजत जरूर करनी है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि वैक्सीन जिनको लग गया है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अगर कोई और वायरस भी उनको अफेक्ट करता भी है तो वो इतना स्ट्रांगली इफेक्ट नहीं करेगा, खुदा न खास्ता आप सीरियस नहीं होंगे, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं उठानी पड़ेगी। हो सकता है कि आप हॉस्पिटल ना जाएं, सिर्फ हल्का फुल्का आपको हो। तो वैक्सीन लगाने से एक तो एडवांटेज ये जरूर होगा कि अगर आपको वायरस ने आप पे अटैक भी कर दिया और आपको कोरोना हो भी गया वैक्सीन लगने के बाद, क्योंकि ये नहीं समझ सकते आप कि मुझे कोरोना
अब नहीं होगा, नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। आपको कोरोना हो सकता है, लिहाजा आपको प्रोटेक्शन अपनी वैसे ही करनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि आपको वो ज्यादा शिद्दत से नहीं होगा, प्रॉब्लम सारे सिम्टम्स नहीं होंगे, वो इतना ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और अब ठीक हो जाए। मेजॉरिटी लोग जिनको वैक्सीन लगा है और उनको कोरोना अगर हो जाता है तो वो घर पे ही ट्रीट हो जाएंगे, घर पे ही आराम से हंसते खेलते वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को कोरोना का वैक्सीन नहीं लगा है वो रिस्क पे है और उनको प्रॉब्लम होगी। जैसा कि आप रोजाना NCOC की फिगर आप देखते हैं और ये फिगर वो फिगर है जो उनके पास रजिस्टर्ड है। केसेस तो कहीं ज्यादा है और अमवात भी कहीं ज्यादा है, लेकिन वो अमवात वो होते हैं जो NCOC के पास रजिस्टर्ड है। तो हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह करे कि ये अमवात और ये केसेस हमारे मुल्क से बिल्कुल खत्म हो जाए। अच्छा सर, बस लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस करना चाहूंगा सर। पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग जो हैं इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से बहुत डर गए हैं। जिन लोगों को वैक्सीन लगी हैं उनमें कोविड टाइप सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादा फील हुए हैं, और ख़ासतौर पर ऐसे लोग जिनको कोविड नहीं हुआ और उन्होंने ये वैक्सीन लगवाई, मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, उनको खुद भी सिम्टम्स आए, 2-3 दिन के काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स भी आए। सर क्या कहेंगे, क्या जो वैक्सीन है नॉर्मली ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं, क्या ये मुदाफ़ियत बनने की अलामत होते हैं या फिर इन सिम्टम से वाकई डरा जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक मैं पूरे पाकिस्तान के से और हुकूमत से भी अटैच हूँ, मैं पता कर रहा हूँ। मेरे जितने भी मिलने जुलने वाले हैं, किसी को भी जिनको वैक्सीन लगा है, ये खासकर जो यहाँ पाकिस्तान में लगा है वो साइनोफार्म लग रहा है आजकल। जी जी। तो वो साइनोफार्म के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिले हैं किस तरह से। हाँ, ये जरूर है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कुव्वत मुदाफियत बढ़ती है, एंटीबॉडीज बनते हैं, तो थोड़ा बहुत किसी को बुखार हो जाता है, किसी को कुछ हल्का फुल्का जिस्म में दर्द हो जाता है, किसी को सिर्फ जहाँ पे इंजेक्शन लगा है उस एरिया पे या उस बाजू पे दर्द होता है, हुआ है जो लोगों ने बताया। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को कुछ नहीं, जिनको जो कोर्स है 2 इंजेक्शन का, दोनों कंप्लीट हो गए हैं और अब तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है ये साइनोफार्म के वैक्सीन पाकिस्तान में लग रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा हमें कोई नहीं मिला कहते हुए या सुना मैंने, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई हैं। जी जी, कोई ऐसी साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन हमें को सुनने को नहीं मिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला और बड़ी मुफीद गुफ्तगू जो है वो आपने फरमाई। उम्मीद करते हैं कि जो देखने वाले हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वैक्सीन किस कदर इम्पॉर्टेंट है और लोगों को इसके हवाले से किसी किस्म के शक व शुबात नहीं होने चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम फिर बात करना चाहेंगे सेनेट के जो हालिया इलेक्शंस हुए उसके हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कामयाब उम्मीदवारों के नाम शामिल कर दिए गए और ख़ासतौर पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम भी इस नोटिफिकेशन में शामिल है। आम कयास ये किया जा रहा था कि शायद इस नोटिफिकेशन को जारी ना किया जाए, लेकिन तमाम कयास आराइयाँ जो हैं वो दम तोड़ गई जिस वक्त ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी एक बड़ी फतह करार दिया है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर सोहराब सरकी। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, क्या कहेंगे, ये नोटिफिकेशन जो निकाला गया है कामयाब उम्मीदवारों का, ऐसे ये कहा जा रहा है कि ये चेयरमैन सेनेट की कामयाबी का नोटिफिकेशन समझा जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी के बहैसियत कामयाब उम्मीदवार बहैसियत सेनेटर ये नोटिफिकेशन निकलना, आप क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात यह है कि बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन जीते और मेरे ख्याल में इखलाकी तौर पर इनको इसके आगे रुकावट नहीं बनना चाहिए था। ये बौखलाहट का शिकार हैं। जब यूसुफ रज़ा गिलानी बड़ी अक्सरियत से कौमी असेंबली से वो जीते तो ये इनका परेशानी का आलम आपने खुद देखा। अदरवाइज मेरे ख्याल में खुद में
आपको बताऊं कि सियासत में हम पुराने हैं और 6 इलेक्शन तो मैंने खुद सूबाई असेंबली के लड़े हैं और ये मैं आपको बताऊं एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा 1% भी चांस नहीं था कि यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन रोका जाए, जो कि बिल्कुल सही फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने। अगर खुदा न खास्ता कोई दूसरा फैसला इलेक्शन कमीशन करता तो उससे ये तासुर जाता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान के कहने पे फैसले कर रही है और बिल्कुल अच्छा फैसला है और ये इस तरह ही फैसला होना था कानूनी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, क्योंकि वो इलेक्शन जीत चुके थे। सर, अब बात ये की जा रही है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो प्रोफेसर अब्दुल गफूर हैदरी को बना लिया जाए और चेयरमैन सेनेट के तौर पे हुकूमती उम्मीदवार जो है उसे कामयाब कराया जाए। इस किस्म की ऑफर्स भी हो रही हैं और लग भी ऐसा रहा है कि शायद कोई इस किस्म की मफाहमत हो जाए। क्या कहेंगे आप? किसके साथ? सर, यानी डिप्टी चेयरमैन सेनेट अपोजिशन का ले लिया जाए और चेयरमैन सेनेट जो है वो हुकूमती उम्मीदवार आ जाए। देखिए, बात यह है कि अगर डॉक्टर साहब, बात यह है कि जिस तरह ये हाई मॉरल की बात करते हैं और ये कहते हैं कि करप्शन होती है और लोग बिकते हैं और ये कहते हैं कि आप आए और ओपन बैलेट करें, ये अल्लाह ताला ने फिर इस हुकूमत को मौका दिया है, क्योंकि अभी पीडीएम ने एक फैसला किया है, अक्सरियत पीडीएम की है, इनकी अक्सरियत है ही नहीं। पहले भी आपको पता है, हम ये कह रहे थे कि जब पहले सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ तब पीटीआई को ये असूल याद क्यों नहीं आया कि ओपन बैलेट होना चाहिए। अब उनको फिर एक मौका मिला है, अब उनकी बारी है। अब ये हमें सबक सिखाते हैं और यूरोप का और ये हाई स्टैंडर्ड या मोरलिटी की बात करते हैं, अब ये मोरलिटी दिखाएं, क्योंकि उनके पास कोई अक्सरियत नहीं है और अक्सरियत अपोजिशन के पास है, तो फिर बनने ने चेयरमैन ओपन कराएं, वोट ओपन कराएं, बनने ने चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी को वाइस चेयरमैन, जो क्योंकि अक्सरियत उनके पास है। अब उनके पास तो कोई आसरा नहीं है, 53 और 47 वोट का हिसाब किताब है, उनके पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। वो जिस तरह इन्होंने ऑफर की, आपको पता है पंजाब के अंदर हमने अपना कैंडिडेट विथड्रा किया, चौधरी साहब ने कहा हमने विथड्रा किया, अब उनके पास वोट नहीं है, तो ये जाली तरीके से फिर दोबारा चेयरमैन लाना चाहते हैं ना, उनके पास अक्सरियत नहीं है। जब इनकी बारी आती है तो हमें ये सबक सिखाते हैं कि यहाँ पर जो है ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वोट बिक रहे हैं। अभी आपने देखा इनके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया, हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। आप ये अंदाजा लगाएं हर हरबे से क्या मुराद है, मतलब क्या करेंगे। तो ये तो खुद जो बात करते हैं अपने लिए इनकी और बात होती है, अपने लिए जो चीज हिलाल होती है दूसरों के लिए हराम होती है, जो दूसरों के लिए हिलाल होती है इनके लिए हराम होती है। अब मौका है, अगर ये कहना चाहते हैं कि आगे चल के हम ये करना चाहते हैं कि ओपन बैलेट होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम पहले भी यही कह रहे थे जब उस वक्त सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त इनको ये क्यों नहीं याद आया। अब भी मौका है, क्योंकि वाज़ेह तौर पर अक्सरियत है उसके पास, पीडीएम के पास, पीडीएम के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होने दें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस जो हैं इसमें किस तरीके से जो है मुफाहमत या सेटअप या किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।